Good morning, dear student. Welcome again in Sanskar Science Academy online classes. So, dear student, last class में हम लोग बात कर रहे थे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जो भी लैंगिक जनन की घटनाएं थी उन घटनाओं को मैंने 3 भागों में विभक्त किया था। एक थी निषेचन पूर्व यानी निषेचन से पहले, एक था निषेचन, और तीसरी जो हैं वो हैं पश्च निषेचन। तो कुल मिला के हमने लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं को 3 भागों में डिवाइड किया था, निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के बाद। निषेचन पूर्व में जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? एक तो होता है युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण है, और सेकंड जो होता है वो है युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मकों के निर्माण को हम पहले से पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा युग्मकों का स्थानांतरण। ठीक है स्टूडेंट? युग्मकों के स्थानांतरण में सबसे पहले हमें ये देखना है कि पादप में या पादपों में जो युग्मकों का स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास नर जननांग में परागकण बन चुका है और मादा जननांग में भ्रूणकोश हमने बना लिया था, जिसमें कि कौन सा युग्मक है? मादा युग्मक है। ये 2 हम बना चुके हैं। देखिए, अभी तक मैंने कहीं पर भी नर युग्मक नहीं बनाया। नर युग्मक बनता है, उसका नाम पुमणु होता है, मैंने आपको बताया भी है। लेकिन होगा क्या बेटा? ये हमारे पास पुष्प का मादा जननांग है। इसमें ये हिस्सा तो हम मान लेते हैं कि कौन है? पुष्पासन है। ये हमारे पास इसका अंडाशय है, ये वर्तिका है, और ये जो भाग है ये है वर्तिकाग्र है। इस संपूर्ण भाग को हमने नाम दिया था ये अंडप है या ये स्त्री कैसर है। अब हम बात कर रहे हैं युग्मकों के स्थानांतरण के बारे में। होगा क्या बेटा? मान लेते हैं कि ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास है परागकोश। इस परागकोश में क्या बन चुके हैं? परागकण बन चुके हैं। अब इस परागकोश का क्या होगा? स्फुटन होगा, ये फटेगा। मान लेते हैं ये इसका स्फुटन हो गया, और इसमें से रिमूव होंगे पोलन ग्रेन या पराग कण। तो ये जो हमारे पास है ये कौन है? यह है परागकण। परागकण कब हुए? जब परिपक्व परागकोश का स्फुटन होगा, उसकी फटेगा, तो उसमें परागकण मुक्त होंगे। परागकण कैसे होते हैं बेटा? अगुणित होते हैं। अब ये परागकण कहाँ पहुँचेंगे? ये परागकण पहुँचेंगे कहाँ पर? मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे। तो किसी परिपक्व परागकोश के स्फुटन के पश्चात परागकणों का कहाँ पहुँचना? वर्तिकाग्र पर पहुँचना, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परागण। तो सबसे पहली बात है कि पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण जो होगा वो कौन सी क्रिया के माध्यम से होगा? वो होगा परागण क्रिया के माध्यम से होगा। बात समझ में आ गई बेटा? और यहाँ पर अपने पास था पोलन ग्रेन या परागकण। ठीक है।
अब बात करें कि ये जो परागण क्रिया होती है ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। ये परागण क्रिया वायु द्वारा हो सकती है, ये परागण क्रिया जल द्वारा हो सकती है, ये परागण क्रिया किसी जंतु के द्वारा हो सकती है जिसमें कि चमगादड़ द्वारा हो सकती है, गिलहरी द्वारा हो सकती है और कीट द्वारा भी हो सकती है। वैसे हम बात करें कि सर्वाधिक जो परागण होता है वो कौन सा होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन या कीट परागण होता है। तो पराग कणों का जो परागण होगा वो कीटों के माध्यम से, जंतुओं के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, जल के माध्यम से या वायु के माध्यम से होगा। परागण हो गया। अब खास बात इसमें जो ध्यान देने वाली बात है बेटा वो ये है कि जब किसी पराग कण का क्या होता है, परागण होता है, तो उस पराग कण में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अगुणित होती हैं। यानी जो परागकण है वो परागकण का जो परागण हो रहा है, आपसे कोई ये पूछे कितने कोशिकीय अवस्था में होता है तो आपका आंसर होगा 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। उस परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 2 होती हैं। अब होगा क्या कि ये जो बड़ी कोशिका है इस कोशिका का नाम होता है कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका, और छोटी कोशिका जो होती है वो होती है जनन कोशिका। इस द्विकोशिकीय अवस्था में देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि परागण कौन सी अवस्था में हुआ, द्विकोशिकीय अवस्था में परागण पहुँचता है कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। तो ये कायिक कोशिका, जनन कोशिका जो कि दोनों की दोनों कैसी हैं, एन है यानी अगुणित है, ये कहाँ पहुँचेगा, परागण को लेकर कहाँ पहुँचेगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। ओके। अब होगा क्या बेटा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास फिर वही पुष्प का मादा जननांग वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर परागकण पहुँच गया, कितनी कोशिकाएं लेकर, 2 कोशिकाएं लेकर। इनमें एक बड़ी कोशिका ये कायिक कोशिका और ये छोटी कोशिका जनन कोशिका। बात समझ में आ गई। अब वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद ये जो वर्तिकाग्र है ये क्या करेगी, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का स्रवण करेगी और उनमें विशेष प्रकार के पदार्थों में क्या क्या हो सकता है, रेजिन हो सकता है, शर्करा हो सकती है और एक बोरोन नाम का तत्व भी पाया जाता है। इन सब पदार्थों की उपस्थिति में इस परागकण का यहाँ पर क्या होगा, अंकुरन होगा। क्या होगा बेटा, अंकुरन होगा। तो परागकण का अंकुरण, अगर आपसे कोई ये पूछेगी परागकण के अंकुरण के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है, वो कौन सा तत्व है जो परागकणों के अंकुरण में सहायक होता है, तो उसे बोलते हैं बोरोन। इसे इन सब चीज़ों को हम मिला के बोलते हैं कि साहब यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ पर बोरोन कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। बोरोन कॉम्प्लेक्स हो गए। बोरोन कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है, रेजिन है, शर्करा है और बोरोन तत्व है। इन सब तत्वों के कारण इस परागकण का यहाँ पर क्या होगा, अंकुरण होगा। अब पहले क्या हुआ था, पहले परागण हुआ था, अब क्या हुआ है, अंकुरण हुआ है। तो परागण के पश्चात परागकण के अंकुरण में, परागण के पश्चात परागकण के अंकुरण में, अंकुरण कहाँ पर हो रहा है, वर्तिकाग्र पर, जो समय लगता है उसे बोलते हैं अंकुरण काल। बात समझ में आ गई बेटा। तो अंकुरण काल किससे बोलेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, परागण के पश्चात परागकण के अंकुरण होने में, कहाँ पर, वर्तिकाग्र, उसे हम बोलते हैं अंकुरण काल। जो हर जीवों में, हर पादपों में अलग अलग होता है। जैसे कुछ पादपों में आधे घंटे से लेकर कई वर्षों तक भी ये हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा, सब में अलग अलग होगा। अब जब इस परागकण का अंकुरण होगा तो मैंने अभी कितनी कोशिकाएं बताई आपको, 2 कोशिका, एक तो कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। तो कायिक कोशिका विभाजन करके, देखो अब इनमें कहीं भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता, विभाजन समसूत्री होगा क्योंकि पहले से कोशिकाएं कैसी हैं, अगुणित हैं। तो ये बनाएगी पोलन ट्यूब या पराग नलिका। तो ये जो अपने पास है कौन सी कोशिका, परागकण की कायिक कोशिका
अंकुरित होकर, कहाँ पर अंकुरित होकर, वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर क्या बनाएगी, पोलन ट्यूब या पराग नलिका। और वो पराग नलिका इसमें यानी किसमें, वर्तिका में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। जैसे ये वर्तिका में प्रवेश कर गई। ओके, मान लेते हैं जैसे ये प्रवेश कर गई। अब कौन सी कोशिका बची, जनन कोशिका। अब ये जो जनन कोशिका है ये क्या करके समसूत्री विभाजन करके कितने नर युग्मक, 2 नर युग्मक बनाएगी यहीं पर, और उन्हें हम बोलेंगे पुमणु या एंथ्रोजोइट। क्या बोलेंगे बेटा, पुमणु या एंथ्रोजोइट बोलेंगे। तो इसमें कितने नर युग्मक हो गए, ये मान लेते हैं कि ये 2 नर युग्मक हो गए, 2 नर युग्मक हो गए। लेकिन अभी भी इकाई कोशिका का यहाँ पर कौन है, केंद्रक है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक सभी समझ गए होंगे आप। परागण हुआ है, वर्तिकाग्र पर पहुँचा है, अंकुरण हुआ है। अब क्या होगा बेटा, ये पराग नलिका जो है धीरे धीरे वृद्धि करेगी। क्यों वृद्धि करेगी, देखिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसको हमने नाम दिया था बीजांड। आपको बताया है मैंने पहले, यहाँ पर कौन है, ये बीजांड है। इस बीजांड में भ्रूणकोश है, और उस भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं तो यहाँ पर थी, 3 कोशिकाएं यहाँ पर, जिसमें ये मादा युग्मक है, ये मादा युग्मक है, और ये जो है ये कौन सा केंद्रक हो गया, द्वितीयक केंद्रक हो गया। देखिए मैंने बताया था कि आवर्तबीजी पादप भ्रूणकोश 7 कोशिकीय है और 8 क्या होता है, केंद्रकीय होता है। अब ये पराग नलिका इन नर युग्मकों को लेकर वर्तिका को क्रॉस करते हुए किस ओर जा रही है, बीजांड की ओर जा रही है। पार्ट बीजांड है, बीजांड में कौन है, भ्रूणकोश है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि ऐसा क्या है कि ये पराग नलिका बीजांड की ओर ही जा रही है। ये आउटसाइड भी तो जा सकती है बेटा, इधर उधर भी जा सकती है, लेकिन बीजांड की ओर क्यों जा रही है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो परागकण, जो पोलन ट्यूब को, पराग नलिका को अपनी तरफ क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। और वो है विशेष प्रकार के एक तत्व जिसको बोलते हैं मैलिक अम्ल। और मैंने बोला कौन सा अम्ल बेटा, मैलिक अम्ल है, जो पराग नलिका को अपनी तरफ क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई मैलिक अम्ल कहाँ से आ रहा है, जो पराग नलिका, तो मैलिक अम्ल इस तरह हो रहा है किससे, बीजांड से। बात समझ में आ गई। और बीजांड में पाए जाने वाले भ्रूण कोश से। अब ये पराग नलिका कंटिन्यू इस ओर वृद्धि कर रही है, तो इस वृद्धि को, चूंकि ये क्या कर रही है, गति कर रही है, वृद्धि को गति का रूप दे सकते हैं, तो ये गति कर रही है, वृद्धि कर रही है, तो इस गति को हम कौन सी गति बोलेंगे, पराग नलिका में ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो पराग नलिका है, इसमें गति कौन सी हो रही है, ये पूछा जाता है बेटा। तो पराग नलिका जो है वो कौन सी गति करते हुए, एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, रासायनिक अनुवर्तनी गति करते हुए। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, रासायनिक अनुवर्तनी गति करते हुए किस ओर गमन कर रही है, बीजांड की ओर गमन कर रही है। बात समझ में आ गई सभी के। तो ये गति को की रासायनिक होना। अब बात करें अनुवर्तनी, तो गति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। आज से पूछे गति है क्या, तो गति किसी भी उद्दीपन के प्रति रिस्पॉन्स है, अनुक्रिया है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी क्लास यहाँ पर ले रहा हूँ, मुझे ये मालूम पड़े, मुझे उद्दीपन मिले कि मेरी क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मूव करके दूसरी क्लास में चला जाऊँगा, राइट। तो गति क्या होती है, किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। अब गति हर सजीव का विशेष लक्षण है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हो कि भाई पादपों में कौन सी गति है, जंतुओं में कौन सी गति है, तो जंतुओं में जो गति होती है उस गति के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कौन सी गति, अनुचलनी गति। देखिए गति के लिए उद्दीपन होना बहुत ही ज़रूरी है, उद्दीपन के बिना गति नहीं होगी। तो कौन सी गति हुई, अनुचलनी। अब आपसे पूछे कि अनुचलनी गति क्यों बोले, क्योंकि इस गति में क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है। जंतु एक स्थान से कहाँ जाता है, दूसरे स्थान पर जाता है, इससे हम बोलते हैं कौन सी गति होती है, अनुचलनी गति होती है।
सॉरी, लेकिन पादपों में कौन सी गति होती है? स्थान परिवर्तन तो होता नहीं है, तो कौन सी गति है? पादपों में होती है कौन सी गति? अनुवर्तनी गति होती है। बात समझ में आ गई बेटे? तो हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया है, देखो पराग नलिका में कौन सी गति है? अनुवर्तनी। क्यों बोला अनुवर्तनी? क्योंकि पादपों में अनुवर्तनी गति है। अब किसके कारण हो रही है? मैलिक अम्ल या रासायनिक पदार्थ के कारण हो रही है। तो उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? रासायनिक पदार्थ कर रहा है। तो इसे हमने बोला कौन सी गति है? रासायनिक अनुवर्तनी गति है। ओके जी, बात सभी का समझ में आ गई। अब हम आगे बात करें कि ये रासायनिक अनुवर्तनी गति करते हुए पराग नलिका कहाँ प्रवेश करेगी? इसमें प्रवेश करेगी, विषाण में प्रवेश करेगी। लेकिन पराग नलिका कितनी लंबी होगी? तो पराग नलिका की जो लंबाई होती है वो किसकी लंबाई पर? वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। पुष्प की मादा जन्नांग की वर्तिका जितनी लंबी है, पराग नलिका उतनी ही लंबी होगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे लंबी पराग नलिका जो होती है वो किसकी होती है? मक्का की होती है, जिसे हम बोलते हैं जिया मेज कहते हैं, उसकी होती है। बात समझ में आ गई बेटे? और वो लगभग कितनी होती है? 450 mm होती है। क्यों? क्योंकि मक्का की पराग नलिका बहुत बड़ी क्यों है? क्योंकि वर्तिका भी बड़ी है। आपने मक्का के फ्रूट में देखा हो तो मक्का के फ्रूट में जैसे ये बीच में उनका एक्सिस होता है, फिर इस पर क्या होते हैं? ये दाने से लगे होते हैं जो सीड होते हैं इसके, इस तरह से देखे होंगे आपने। और सीड जो है वो कवर होते हैं किससे? आपने देखा हो ग्रीन कलर का एनवलप होता है, सहपत्र बोलते हैं उन्हें। तो ये सहपत्रों से ऐसे ये कवर होते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा होगा कुछ थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचनाएं बहुत सारी निकलती हैं, देखा है आपने? ये धागे नुमा संरचनाएं जो है ये सारी कौन है? वर्तिका हैं। और इनकी वर्तिका की लंबाई, इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ यदि पराग नलिका सबसे बड़ी किसकी है? मक्का की है, तो वर्तिका की लंबाई भी सबसे बड़ी किसकी होगी? मक्का की, जियामेज की ही होगी। ये हो गई निषेचन पूर्व घटनाओं में युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मक जा रहे हैं किसके थ्रू? पराग नलिका के थ्रू। अब ये किस में प्रवेश करेंगे? बीजांड में प्रवेश करेंगे। अब बीजांड में प्रवेश करने, ये बीजांड है, तो बीजांड में प्रवेश करना और उसके बाद की बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।